ऑलराइट, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पाइथन बेसिक्स। तो पाइथन क्या है? पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम कोड लिखने के लिए, प्रोग्राम लिखने के लिए पाइथन को यूज़ करते हैं। पाइथन का इस्तेमाल हम डेटा एनालिटिक्स में भी करते हैं। ठीक है, तो पाइथन में डेटा एनालिटिक्स में कैसे यूज़ होता है उससे पहले हम ये समझते हैं। पाइथन क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे हम और आप हिंदी इंग्लिश में बात करते हैं, हमें समझ में आता है। कंप्यूटर को इंग्लिश हिंदी नहीं समझ में आती, वो अपना ही एक दूसरा लैंग्वेज यूज़ करता है, जिससे वो हमारे जो लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज, उनको पहले लो लेवल लैंग्वेज जो कि मशीन लेवल लैंग्वेज होता है उनमें कन्वर्ट करता है, और फिर वो हमारे कमांड्स को समझ पाता है कि हम क्या करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पाइथन इज़ वन सच लैंग्वेज जो कि हमें मशीन से काम करवाने में हेल्प करेगी। तो अब जैसे हम और आप हैं, हमारा इंडिविजुअल नाम है, हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, वैसे ही जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कुछ डेटा टाइप्स पढ़ते हैं, यानी कितने टाइप के डेटा को हम यहाँ डिक्लेयर कर पाते हैं। ठीक है, इस पे जाने से पहले हम एक ये चीज़ देख लेते हैं। डेटा टाइप्स, डेटा टाइप बेसिकली क्या होगा? टाइप ऑफ डेटा बताएगा कि हमारे पास कितने तरह का डेटा मौजूद है, या हम कितने टाइप के डेटा को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन में हमारे पास दो ब्रॉड कैटेगरीज होते हैं जिसमें हम डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तरीका जो है वो हमारा होता है म्यूटेबल वेरिएबल्स। म्यूटेबल का मतलब होता है जो चेंज हो सके। ठीक है, वर्ड से याद करिएगा, म्यूटेबल मतलब जो चेंज हो सके। एक हो दूसरे जो वेरिएबल्स होते हैं दूसरे टाइप के, वो होते हैं इम्यूटेबल, जो चेंज ना हो सके। ठीक है, अब म्यूटेबल में कुछ डेटा टाइप्स डिफाइंड हैं, यानी जिनकी वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकें। ठीक है, इसमें हमारा नंबर आता है, स्ट्रिंग आ जाता है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, नंबर क्या है, स्ट्रिंग क्या है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसमें ट्यूपल्स आ जाता है। ट्यूपल्स भी एक तरीके का डेटा टाइप है। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि जब हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे तो कुछ डेटा टाइप्स ऐसे होंगे जिनके वैल्यूज़ को हम चेंज कर पाएंगे डिफ़ाइन करने के बाद, और कुछ होंगे जिनके वैल्यूज़ एक बार डिफ़ाइन हो गए तो उसके बाद हम उनको चेंज नहीं कर सकते। इसमें हमारे आते हैं लिस्ट। हम वैल्यूज़ को रिमूव कर सकते हैं, नए वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं, बट सेम डिफाइंड वेरिएबल का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सेट्स एंड डिक्शनरीज। ठीक है, यानी कई बार इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन अक्सर करके पूछा जाता है कि क्या स्ट्रिंग डेटा टाइप म्यूटेबल होता है या नहीं होता है। क्या डिक्शनरी वैल्यूज़ में हम चेंजेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि डेटा टाइप दो कैटेगरी में ब्रॉडली डिफाइंड है। एक हमारा म्यूटेबल होता है, एक होता है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब जो चेंज नहीं कर पाएंगे, म्यूटेबल जिनके वैल्यूज़ चेंज हो सकते हैं। अभी हम इनको प्रैक्टिकली देखेंगे कि म्यूटेबल कह रहे हैं तो वैल्यू चेंज होने का क्या मतलब है, कैसे असाइन करना है। म्यूटेबल में 3 कैटेगरी है, एक नंबर है, स्ट्रिंग है और ट्यूपल्स हैं हमारे पास। इम्यूटेबल में लिस्ट है, सेट्स है एंड डिक्शनरी है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डेटा टाइप्स में एक कैटेगरी और आती है, मतलब बिल्ट इन डेटा टाइप। वो डेटा टाइप्स जो ऑलरेडी पाइथन में डिफाइंड होंगे। जो डिफाइंड नहीं होंगे, जो यूज़र के थ्रू डिफाइन करेंगे, उनको हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। ये सेपरेट क्लासिफिकेशन है जिसमें हम बिल्ट इन डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, समझेंगे बेसिकली, और यूज़र डिफाइंड। ठीक है,
तो यानी हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो इस बेसिस पे कि नंबर चेंज होते हैं या नहीं होते, या इस बेसिस पे कि क्या वो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बने हुए हैं तो हम उन्हें बिल्ट इन कहेंगे, और अगर वो किसी यूज़र के थ्रू बनाए गए हैं तो उन्हें यूज़र डिफाइंड कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो डेटा टाइप है वो हम बिल्ट इन टाइप्स पढ़ते हैं जो ऑलरेडी हमारे प्रोग्रामिंग में डिफाइंड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे लेट्स से हमें दो नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, एक नंबर है 2, एक नंबर है 5। नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहें 2 + 5 करना है तो हम क्या लिखते हैं, 2 + 5 = 7। अगर हम इसको ऐसे देखें, लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 2, एक नंबर है 5। ठीक है, और हम इनका सम कराना चाहते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 5 + 2 जो कि 7 के इक्वल होता है। ऐसे परफॉर्म करते हैं। अब यही चीज़ अगर हमें पाइथन में करना हो तो हम कैसे करेंगे, यानी पाइथन को हमें एक किसी नंबर को 2 बनाना पड़ेगा, किसी वेरिएबल को हमें 5 बनाना पड़ेगा, फिर हम उसमें ऐड कर पाएंगे। तो यानी हमारा जो डेटा टाइप है वो हम, क्योंकि हम नंबर्स में काम कर रहे हैं तो डेटा टाइप कौन सा यूज़ हो जाएगा, न्यूमेरिक। तो पाइथन में जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं वो टेक्स्ट टाइप का यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर हम कहें हम किसी का नाम डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो हम नाम देंगे। ठीक है, नाम जो है वो टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट के लिए हमारे पास डेटा टाइप होता है str, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब अल्फ़ाबेट्स का एक एरे टाइप से बोलते हैं ना, कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, यानी ये टेक्स्ट डेटा के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर टाइप के लिए हमारे पास नंबर ऐसे हो सकता है 1 2 3 के फॉर्म में, यानी होल नंबर या इंटीजर हो सकता है, इसके लिए हम int यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास लेट्स से 2.5 डेसिमल वैल्यू होता है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक टर्म फ्लोट। उसके अलावा और क्या हो सकता है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, जो हमने मैथ्स में पहले कभी पढ़ा होगा, जैसे 2 + 7 i या j। कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ते हैं ना, जिसमें एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ऐसे नंबर्स को भी हम डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग कॉम्प्लेक्स। इसको हम नाम दे देते हैं, ये है नंबर टाइप का। ठीक है, दो डेटा टाइप समझ में आए। नंबर अगर हमें यूज़ किसी वेरिएबल को असाइन करना है तो उसका डेटा टाइप या तो इंटीजर होगा, डेसिमल वैल्यू है तो फ्लोट जाएगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो तो कॉम्प्लेक्स यूज़ करेंगे। सिमिलर पैटर्न में अगर हमें कोई स्ट्रिंग यूज़ करना है तो हम उसके लिए str यूज़ करेंगे, जो कि क्या डिनोट करेगा, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग या टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सीक्वेंसेस। सीक्वेंस क्या होता है, अगर इंडिविजुअल 1 या 2 डिफाइन करना है तो वो एक सिंगल नंबर हो गया। अगर जैसे यहाँ मैंने एक सीक्वेंस डिफाइन किया, जैसे ये 1 है, अगर मुझे ऐसा कुछ नंबर चाहिए 1 2 3 4, मैं चाहती हूँ कि ये पूरा एक साथ आ जाए तो उसको सीक्वेंस बोलते हैं, यानी एक एरे के फॉर्म में आ जाए। तो सीक्वेंस में हमारे पास लिस्ट आता है, टपल आता है और रेंज आता है। ठीक है, इसको हम लिस्ट के थ्रू कर सकते हैं, टपल्स के थ्रू कर सकते हैं, कैसे करना है वो अभी हम देखेंगे आगे, या हम रेंज डिफाइन करके भी कर सकते हैं। ठीक है, मैपिंग करनी हो, लेट्स से हमारे पास 5 फ्रूट्स हैं। ठीक है, लेट्स से हमारा फ्रूट नंबर 1 जो है वो एप्पल है, फ्रूट नंबर 2 जो है वो हमारे पास बनाना है, फ्रूट नंबर 3 हमारे पास ग्रेप्स हैं, फ्रूट नंबर 4 हमारे पास पोमोग्रेनेट है, फ्रूट नंबर 5 हमारे पास पाइनएप्पल है। ठीक है, ये 5 फ्रूट्स हैं। अब हम कहते हैं फ्रूट नंबर 1 हमारा एप्पल है, ये फिक्स रहना है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं जिसमें हम एक नंबर भी डिफाइन करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी डिफाइन करते हैं, यानी हम एक की डिफाइन करते हैं और हम उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू डिफाइन करते हैं, इसको हम डिक्शनरी फॉर्मेट कहते हैं, जिसमें की और उसके पर्टिकुलर वैल्यू होता है। जैसे आप देखोगे, अगर हम
स्कूल का लिस्ट की बात करें तो एक स्टूडेंट होगा, एक स्टूडेंट का रोल नंबर होगा। तो लेट्स से रोल नंबर है 12, रोल नंबर 12 है अमित का। रोल नंबर 14 ये है सुरेश का। रोल नंबर 20 विकास का है। ठीक है, अब आप देखोगे रोल नंबर 12 की बात करेंगे तो वो किसकी बात होगी? अमित की बात होगी। या हम अमित बोलेंगे तो रोल नंबर क्या है उसका? 12। यानी ये एक पेयर है। ऐसा नहीं है कि 12 पे कोई भी वैल्यू आ जाएगी। हमने क्या किया, एक पेयर डिफाइन कर दिया, कि फिक्स कर दिया कि ये रोल नंबर या ये जो कीवर्ड है 12, इसकी वैल्यू क्या है? अमित। अब हम रोल नंबर 12 को बुलाएंगे तो भी हम अमित को बुला रहे हैं, हम अमित नाम से बुलाएंगे तो भी हम अमित को बुलाएंगे। हम ये पूछेंगे अमित का रोल नंबर कितना है, तो रोल नंबर कितना है? 12। तो इस टाइप के डेटा को हम लिस्ट करते हैं डिक्शनरीज में। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास कुछ सेट्स होते हैं, ये इतना हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, एक हमारा टाइप होता है बुलियन, मतलब ट्रू फॉल्स की फॉर्म में। अगर हम यस या नो में आंसर चाहते हैं तो हम ट्रू फॉल्स के फॉर्म में करते हैं पाइथन में। इस कैटेगरी को कहते हैं बुलियन। ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं हम बूल से और टाइप हो जाता है बुलियन। ठीक है, ट्रू फॉल्स के केस कैसे आते हैं? अगर मैं कहूँ क्या संदीप की हाइट जितेंद्र से बड़ी है, तो आंसर क्या आएगा? या तो यस या नो। यस है तो ट्रू है, नो है तो फॉल्स है। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। यस का मतलब है ट्रू, ट्रू का मतलब है वैल्यू होगी 1। ठीक है, नो है तो मतलब फॉल्स है, फॉल्स की वैल्यू 0 होती है। ये हमें बस इतना सा यहाँ याद रखना है। ठीक है, बुलियन टाइप के लिए ट्रू है यानी वैल्यू 1 है। कई बार ऐसा होगा, हमने लेट्स से एक फंक्शन बनाया, हम चेक करते हैं क्या a ग्रेटर देन b है। लेट्स से हमारा a और b ये डिफाइंड है, हमारा a है 2, हमारा b है 5। ठीक है, हम क्वेश्चन करते हैं क्या a ग्रेटर देन b है, तो इसका आंसर क्या तो यस आएगा या नो आएगा। अभी के केस के हिसाब से क्या आएगा? a बड़ा है b से, ट्रू और फॉल्स। a है 2, b है 5, तो a बड़ा है क्या? नो, यानी आंसर हुआ हमारा फॉल्स। यानी जब हम ये क्वेश्चन अपने कोड से करेंगे तो कोड हमें रिटर्न करेगा 0, कोड रिटर्न 0 करेगा। दैट मीन्स वैल्यू क्या है? फॉल्स है, यानी ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, बुलियन का किन केसेस में इस्तेमाल करेंगे, ये चीज़ समझ में आ रही है? राइट, बाइनरी को अभी हम रहने देते हैं, अब हम प्रैक्टिकल चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स ओपन जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल कर ली थी हमने लास्ट क्लास में, उसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पे हम ओपन हो गया। ओपन करने के बाद ऐसा कुछ फोल्डर टाइप के बन के आ रहे होंगे आपके, ऐसा कुछ आ रहा होगा, बहुत सारे फोल्डर्स आ रहे होंगे। ऐसा कुछ आ रहा होगा आपके में, है ना? दिखाइए कैसा दिख रहा है। अभी लोड हो रहा है, ये अभी ओपन हुआ नहीं है। ये ओपन होगा ना तो ब्राउज़र में ओपन कर देगा आप। संदीप आपके में ओपन हुआ नहीं हुआ ब्राउज़र में? वो पॉपअप दे रहा होगा। हाँ ठीक है, ठीक है। जितेंद्र हुआ नहीं हुआ? वो कैंसिल कर दिया होगा, बंद करके दोबारा से ओपन कर लीजिए। फर्स्ट टाइम जब आप खोलोगे ना तो वो पूछेगा कौन से ब्राउज़र पे खोलना है आपको। ठीक है, जब तक ये खुलता है हम एक बार ये चेक करते हैं। अब हमें सबसे पहले हम समझते हैं, अगर हमारे पास कोई वेरिएबल डिफाइंड है, हम पाइथन में वेरिएबल को डिफाइन करना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले हम वेरिएबल का नाम देते हैं,
इक्वल टू क्या वैल्यू देनी है वो लिखते हैं। यानी हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं पहले, इक्वल टू क्या वैल्यू देनी है, फिर वो वैल्यू मेंशन करते हैं। तो ऐसे हम वैल्यू असाइन करते हैं पाइथन में। ठीक है, आगे। आपके में हमने लास्ट टाइम फोल्डर बनाया था, आपके में संदीप के में बनाया था। तो आप नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए आप क्या करो, न्यू पे जाओ, फोल्डर पे जाओ, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इससे फ़ायदा ये रहेगा कि हाँ उस फोल्डर के अंदर ही आएगा, आपको बार बार इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फाइल्स को ढूंढना आसान हो जाता है। ठीक है, अब आप इस फोल्डर को ओपन कर लो, अपना डेटा एनालिटिक्स के नाम से जो हमने फोल्डर बनाया है इसको ओपन कर लो। ठीक है, कोई भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। अब जैसे इस एग्जाम्पल में हमने कहा था कि हमें 2+5 करना है, तो यानी 2+5 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो भी हो जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल में वैल्यूज असाइन करके करेंगे। ठीक है, तो यानी हमें एक ए वेरिएबल लेना है, उसमें 2 वैल्यू असाइन करनी है। तो हम कैसे करेंगे, हम वेरिएबल का नाम क्या है हमारा, ए, इक्वल टू क्या वैल्यू देनी है, 2। सेम वे में अगर हमें बी में 5 वैल्यू देनी है तो हम क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू 5। अब हम ये काम पाइथन पे करते हैं। ठीक है, पाइथन में हमारा कुछ ऐसा डेटा एनालिटिक्स का फोल्डर आ रहा होगा, यहाँ पे आप जाइए, न्यू पे क्लिक करिए, सबसे ऊपर पहला ऑप्शन आ रहा होगा पाइथन 3 IPY कर्नल, इस पे क्लिक कर दीजिए। इसे क्लिक करने से आपका एक ऐसा अनटाइटल्ड नोटबुक खुल के आ गया। ठीक है, सबसे पहले हम इसका नाम चेंज कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अनटाइटल्ड लिख के आता है, इसको हम नाम इसलिए चेंज कर लेते हैं ताकि अगली बार हम इसको खोलेंगे ना तो नाम से ही हमें पता चल जाएगा इस फाइल में हम क्या कर रहे हैं। तो हम लिख लेते हैं पाइथन डेटा टाइप्स। ठीक है, तो हम डेटा टाइप्स में जो चीज़ें सीखने वाले हैं वो हम इस फाइल के अंदर प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, क्लिक ऑन रीनेम। अब आप देखना, जहाँ अनटाइटल्ड लिख के आ रहा था अब लिख के आ रहा है पाइथन डेटा टाइप्स। ठीक है, नाम दिख रहा है आपको यहाँ पे, पाइथन डेटा टाइप्स। ऑलराइट, तो अभी हमें क्या करना है, हमें a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 5 करना है। तो ये जो हमारा है ये सेल कहलाता है, हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे, कोड लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे। तो हम क्या लिखते हैं, a इक्वल्स टू 2। लाइन को बंद करते हैं, टर्मिनेट करने के लिए हम सेमीकोलन लगाते हैं, फिर हम लिखते हैं b इक्वल्स टू 5। इसका मतलब है कंप्यूटर के लिए, पाइथन के लिए ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई। उसे कैसे पता चलेगा लाइन ख़त्म हो गई है, सेमीकोलन से। जब भी हम सेमीकोलन लगाएंगे इसका मतलब लाइन चेंज हुई है। अगर हम कहीं प्रोग्राम में ये लगाना भूल जाएंगे तो आप देखो, इस सेल को पहले रन करते हैं। रन करने के 2 तरीके हैं, एक तरीका ऊपर ये रन है, इस पर क्लिक कर दीजिए, तो आप देखोगे यहाँ पे पहले कुछ नंबर लिख के नहीं आ रहा था, अब क्या लिख के आ रहा है, 1, यानी ये पहला एग्जीक्यूशन हो गया है। अब हम कुछ ऐसे लिखते हैं कि लेट्स से हमने a इक्वल्स टू 2 लिखा, b इक्वल्स टू 5 लिखा, लाइन टर्मिनेट नहीं करी, हम भूल गए। दूसरा तरीका रन करने का होता है शिफ्ट की प्लस एंटर, शिफ्ट की प्लस एंटर। ठीक है, अभी के लिए हम इसको हटा देते हैं। रन करने के 2 तरीके, आप यहाँ से रन क्लिक कर सकते हो इंटरफेस से, या आप शिफ्ट की के साथ एंटर की प्रेस कर दो कोड लिखने के बाद। ठीक है, ऑलराइट, अब हमें क्या करना था, हमें 2+5 करना था, यानी हम एक तीसरा वेरिएबल लेंगे c, जिसमें हम क्या करेंगे, a प्लस b करेंगे। दीजिए मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोगे तो थोड़ा सा दिखने में अच्छा दिखेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है,
शिफ्ट एंटर। ठीक है, यानी हमने ए में वैल्यू दी थी 2, बी में वैल्यू दी थी 5, हमने यहाँ 2 + 5 करने की जगह a + b करा है। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि सी में वैल्यू क्या गई है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट कमांड यूज़ होता है। प्रिंट के अंदर हमने लिख दिया सी, तो सी में जो वैल्यू गई है वो है 7। हाँ, ये चीज़ समझ में आई? क्या गड़बड़ हो गया? बी इज़ नॉट डिफाइंड। आपने क्या किया, a = 2 लिख दिया और नीचे a = 5 लिख दिया, b इसको मिला ही नहीं। अब इससे देखिए एक चीज़ पता चलेगी, जो वेरिएबल हम डिफाइन नहीं करेंगे कंप्यूटर को वो मिलेगा ही नहीं। नंबरिंग चेंज हो गई मतलब? हाँ, ये क्या बताएगा, ये जो नंबर है ये नंबर बताएगा कितनी बार आपने एग्जीक्यूशन किया है, रन कितनी बार करा है कोड को। तो आपने, अब देखिए हमने 1 टाइम किया, फिर हमने 2 टाइम बिना कोलन के करके देखा तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, फिर मैंने इस सेल को तीसरी बार रन किया था तो 2 वाले ही सेल में मैंने कोड चेंज कर दिया, तो यहाँ पे नंबर क्या आ गया। ऐसे ही आपके केस में अब अगर मैं इस लाइन के बाद दोबारा से पहले वाले सेल पे जाऊं और इसको रन कर दूं तो आप देखो 4 एग्जीक्यूशंस हो चुके थे, ये 5th एग्जीक्यूशन, यानी मैंने दोबारा से इस स्टेप को रन करा है। ठीक है, अब हमने एक चीज़, आप प्रिंट कर लो पहले एक बार। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि नंबर जो है वो म्यूटेबल है, हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो अब हम उसको देखते हैं क्या सही में चेंज होती है या नहीं। संदीप वो चीज़ प्रैक्टिकली कर चुके हैं, हम अब करेंगे। लेट्स से हम a की वैल्यू लिख दें 7, हमने a क्या डिफाइन किया था 2, अब हम a को क्या बनाने वाले हैं 7। शिफ्ट एंटर करेंगे, आप प्रिंट कराओ a की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, यानी नंबर टाइप जो है वो म्यूटेबल है, वो चेंज हो सकता है। ठीक है, अब हम एक चीज़ और देखते हैं। अभी जैसे हमने बात करी थी डेटा टाइप्स में, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, इनकी, यहाँ तो हमने कहीं डिफाइन ही नहीं किया कि इंटीजर है। पुराने जो कोडिंग लैंग्वेजेस होते थे उसमें हमें डिफाइन करना पड़ता था कि हम ए को किस टाइप का ले रहे हैं, उस केस में हम इस तरीके से डिफाइन करते थे कि हमने डिफाइन किया ए जो है इंटीजर टाइप का होगा, तो इंटीजर के अलावा कोई वैल्यू नहीं लेगा। पाइथन में क्या है, यहाँ चीज़ें स्मार्ट हैं, हमने डिफाइन नहीं किया था ए को 2, लेकिन पाइथन ने बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जर्व किया कि ये किस टाइप का डेटा है, उसे क्या असाइन करना है। तो अगर हमने किसी भी वेरिएबल का टाइप पता करना हो कि ये कौन से डेटा टाइप का है, तो हम यूज़ करते हैं प्रिंट के अंदर ये कमांड, टाइप ब्रैकेट के अंदर वो फंक्शन। अब हमें एक चीज़ समझ में आई, हमें जो डिस्प्ले कराना है, कुछ भी डिस्प्ले कराने के लिए हमें कमांड यूज़ करना है प्रिंट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये कमांड यूज़ करेंगे। कुछ भी प्रिंट कराना है, डिस्प्ले कराना है वैल्यू, हमें निकालना क्या है, अब हमें टाइप पता करना है कि डेटा टाइप क्या है ए का, तो हम डेटा टाइप पता करने के लिए टाइप फंक्शन यूज़ होता है। ठीक है, टाइप ब्रैकेट के अंदर x, ये हमें बताएगा डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप ऑफ x वेरिएबल। ठीक है, हम इसको एंटर करेंगे। अब हमने जैसे ही एंटर किया तो इसने हमें क्या दिया, क्लास क्या है इसका, इंटीजर, यानी a एक इंटीजर वैल्यू है। सेम वे में हम क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं b के लिए भी c के लिए भी। हम चाहते हैं हम b के लिए चेक करते हैं, a डिलीट करके हम यहाँ पे सिर्फ b कर देते हैं। तो अब हमें क्या प्रिंट होगा, टाइप ऑफ b। रन करेंगे तो आप देखोगे b किस टाइप का है,
इंटीजर सेम हम सी के लिए कर लेते हैं। सी किया, शिफ्ट एंटर, क्या आया क्लास इंटीजर, यानी ए बी और सी ऑटोमेटिकली पाइथन ने एज एन इंटीजर ट्रीट किए हैं। अगर यहीं हम एक वैल्यू ले लें डी इक्वल्स टू 2.5, ठीक है, और हम प्रिंट कराते हैं, टाइप क्या है इसका, क्या टाइप आएगा, क्या है, फ्लोट। यानी पाइथन बहुत स्मार्ट है, जिस टाइप का वैल्यू हम इसमें भेजेंगे, लेट्स से अब हम एक ई वेरिएबल में भेजते हैं, नाम भेजते हैं, ठीक है, और हम देखना चाहते हैं कि किस टाइप का लिया है। बाय डिफ़ॉल्ट उसने देखा ये कैरेक्टर स्ट्रिंग आ रहा है, तो इसने स्ट्रिंग टाइप डिफाइन कर दिया है, ठीक है। किसी भी डेटा टाइप का हमें वो वेरिएबल का डेटा टाइप पता करना हो तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, टाइप ब्रैकेट के अंदर वो वेरिएबल का नाम। अब डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले कराने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, प्रिंट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ये पाइथन में कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, डिस्प्ले कराने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमने अभी देखा, हमने कुछ इंटीजर वैल्यू दी तो इंटीजर गई, हमने स्ट्रिंग में वैल्यू दी तो स्ट्रिंग गई। ऐसे ही अगर हम एक लिस्ट में वैल्यू देते हैं ना, लेट्स से हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमारा जो एक्स है उसमें एक लिस्ट है एप्पल, बनाना और चेरी की, तो लिस्ट डिफ़ाइन करने के लिए पाइथन में तरीका क्या होता है, अभी तक हम डायरेक्ट वैल्यूज़ दे रहे थे। स्ट्रिंग के लिए हमें ध्यान रखना है, हम सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर देते हैं, सिंगल कोट में भी दे सकते हैं, हम डबल कोट्स के अंदर भी दे सकते हैं। से डबल कोट्स में हम कैपिटल में लिखते हैं, और इसके नीचे एक, अगर हमें इसके बाद नेक्स्ट लाइन से पहले कोई सेल इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट पे जाएंगे, सेल इंसर्ट बिलो, इसके नीचे करना है तो बिलो कर देंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं एफ का टाइप, एफ इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये रन नहीं किया हमने, अब इसको एफ मिल जाएगा, ठीक है। तो एफ को भी इसने स्ट्रिंग टाइप लिया, यानी सिंगल कोट्स में डिफाइन करेंगे तो भी स्ट्रिंग जाएगा, डबल कोट्स में करेंगे तो भी स्ट्रिंग जाएगा, ठीक है। नहीं, छोटे में भी लिख सकते, ये मैंने कैपिटल में इसलिए लिखा ताकि आपको पता रहे कि वैल्यूज़ अलग अलग भेजें। अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट करवा दें एफ़ को भी, तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या था, है ना, इसलिए मैंने स्ट्रिंग कैपिटल में लिख दी थी, वरना रिक्वायर्ड नहीं है। अगर हम यहाँ स्मॉल में भी लिखेंगे ना तो भी वो स्ट्रिंग ही लेगा, ठीक है। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो सीक्वेंस की बात कर रहे थे ना, कि हमें क्या है, एक साथ एक लिस्ट में हमें इंक्लूड करना है। हम जैसे कहते हैं ना, एक क्लास, जैसे हमें क्लास में लेट से 5 स्टूडेंट, हमें 5 स्टूडेंट के नाम लिखने हैं, तो हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे। लिस्ट डिफाइन करने का तरीका ये है, इक्वल टू के बाद हम ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर हमारा इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, कोई भी वैल्यू जा सकती है। स्ट्रिंग डालेंगे तो हमने डबल कोट्स के अंदर डाली है, इसी की जगह अगर हम एक वाइड डिफाइन करें, स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब है ये लिस्ट है, जैसे हम एक नंबर फॉर्म में बना लेते हैं, एक हम यहाँ पे फ्लोट टाइप में भी बना लेते हैं, 1.2, 4.3, 3.9 ऐसे करके। इसमें हम कितने भी वैल्यूज़ डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम पहले एक एक करके एग्जीक्यूट करते हैं। पहले हम ये वाला एग्जीक्यूट करते हैं स्ट्रिंग का, यहाँ पे हम प्रिंट भी लगा देते हैं, प्रिंट एक्स। जब हमने एक्स को प्रिंट किया तो इसने क्या दिया, हमें एक लिस्ट रिटर्न किया। अब अगर हम यहाँ पे ये भी देखना चाहें इसका टाइप क्या है, तो इसने हमें टाइप क्या दिया, लिस्ट दिया, ठीक है। अब लेट्स से हम इनको प्रिंट करा के देखते हैं।
कि ये दिखता कैसे है और इनका टाइप क्या आता है। अब आप देखो, पहले हमने y प्रिंट कराया, y क्या था 1 2 3, ये लिस्ट के फॉर्म में आया है। क्लास क्या है इसकी, टाइप क्या आया, लिस्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये भी लिस्ट है। अब आपके मन में एक चीज़ आएगी, यहाँ हम स्ट्रिंग ले रहे हैं, यहाँ हम नंबर ले रहे हैं, z में हम फ्लोट ले रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा कैटेगराइज कैसे हो रहा है, लिस्ट। क्यों, क्योंकि हमने इसको एज अ लिस्ट, एज अ सीक्वेंस डिफाइन करा है। इंडिविजुअली करते तो वही आता, इंटीजर, फ्लोट या स्ट्रिंग आता। ठीक है, ये आप लोग भी कर लीजिए, हाथ के हाथ इसमें ना प्रैक्टिस कर लो। नहीं तो विल डू वन थिंग, क्लास के बाद मैं ये शीट आप लोग को शेयर कर दूंगी, तो आप शीट से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, लिस्ट कैसे डिफाइन करना है। ट्यूपल इज़ वेरी सिमिलर टू लिस्ट, सिर्फ डिफाइन करने का तरीका फ़र्क होगा। अब अगर हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट की जगह, सॉरी रेक्टेंगुलर स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह अगर हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में डिफाइन करेंगे तो वो हमारा ट्यूपल बन जाता है। एप्पल, मैंगो एंड बनाना, एंड लेट्स प्रिंट दिस एम। इसमें क्या वैल्यूज़ हैं, और हम प्रिंट कराते हैं टाइप ऑफ एम। तो आपने देखा, जब हमने एम को प्रिंट कराया तो ये हमारा लिस्ट की तरह आया, लेकिन लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में था, ये राउंड ब्रैकेट्स में है, यानी ये ट्यूपल है। क्लास क्या है इसकी, ट्यूपल। ट्यूपल और लिस्ट में फ़र्क क्या आ गया, ब्रैकेट का फ़र्क तो लिखते टाइम सिंटैक्स में है। जनरल में क्या फ़र्क आया, हमने एक चीज़ देखी थी, ट्यूपल जो है वो म्यूटेबल है, लिस्ट जो है इम्यूटेबल है। यानी अगर हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा है जहाँ हमें ये वैल्यूज चेंज करने पड़े तो हम ट्यूपल में डिफाइन करेंगे, और एक बार लिस्ट में बना दिया ना, तो अब अगर मैं ये चाहूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे करके देखते हैं हम ये चीज़, हम x में ही दूसरी वैल्यू डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। एप्पल, मैंगो। अब अगर हम प्रिंट करें तो इसने अपेंड कर दिया होगा, उसमें उस वाले में चेंज करने की जगह अभी अपेंड कर दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखें यही चीज़ कि हम अगर चेंज करना चाहें तो इसमें हम चेंज करते हैं यूजिंग इंडेक्स। वो हम आगे पढ़ेंगे कि अगर हमें लेट्स से एप्पल, ये जो इंडेक्स है, अब आप देखोगे इसमें 3 आइटम आ गए हमारे, यानी इंडेक्स 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है कंप्यूटर से। हम नॉर्मली 1 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, तो इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स हो जाता है 2। तो अगर हमें एप्पल की वैल्यू निकालनी है में, तो m ऑफ 0 निकालेंगे तो एप्पल आएगा, m ऑफ 1 निकालेंगे तो मैंगो आएगा, m ऑफ 3 निकालेंगे तो बनाना आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हमें एक सीक्वेंस में, हमने एक रेंज भी पढ़ा था कि अगर हमें सीक्वेंस में नंबर चाहिए तो हम रेंज यूज़ कर सकते हैं। तो रेंज के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हमारा a इक्वल्स टू रेंज, और रेंज में कितने वैल्यूज़ चाहिए, लेट्स से 10 चाहिए, तो 10 के रेंज के जो वैल्यूज़ होंगे वो हमें a में शो हो जाने चाहिए। लेट्स से प्रिंट a, और हम इसका टाइप भी प्रिंट कराएंगे साथ के साथ। पाइथन में इंडेंटेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो हम जब डिफ़ाइन करेंगे, हमें इंडेंटेशन मतलब स्टार्टिंग कहाँ पे इंडेंटेड। अब देखना मेरे में क्या हो गया था, गलती से ये आगे शिफ्ट हो गया था, तो पाइथन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि ये एक ही लाइन है या अलग लाइन है। अब आप देखो, हमने दिया रेंज 10, यानी 10 के अंदर अंदर रेंज जो भी है वो हमारा ए में आ जाए। तो कैसे आई रेंज, 0 से 10। अब अगर हम इस 10 को चेंज करके 12 कर दें तो हमारा रेंज कितने का आ गया, 0 से 12।
और इसका टाइप क्या हो गया, रेंज। सेम वे में एक बुलियन का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारा x है, x का वैल्यू है ट्रू, हम प्रिंट कराते हैं x और हम प्रिंट कराते हैं x का टाइप। तो आप देखोगे x का वैल्यू कितना आया, ट्रू, और क्लास क्या आया, बुलियन। यही अगर मैं इसके जगह इस ट्रू को सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर डाल दूँ तो आप देखोगे पहले ये ग्रीन में कलर में था, अभी क्या हो गया, रेड। तो हम यहाँ से भी समझेंगे थोड़ी चीज़ें। अगर रेड कोट्स के अंदर कोई भी चीज़ रेड कलर से हाईलाइट हो रही है, मतलब ये एज अ टेक्स्ट लेगा। अब अगर हम इसको डिस्प्ले कराएंगे तो आप देखोगे डिस्प्ले सेम ही चीज़ हुई है, लेकिन वहाँ बुलियन टाइप था, यहाँ क्या टाइप हो गया, स्ट्रिंग। ठीक है, बुलियन के केस में ट्रू का मतलब होता है अलग, स्ट्रिंग में हम ट्रू बोल रहे हैं तो सिर्फ उसका टेक्स्ट हो गया, उसका कोई एडिशनल मीनिंग नहीं है। बुलियन में ट्रू है तो इसका मतलब जिस भी कंडीशन के लिए ट्रू आया है, हाँ, उसके हिसाब से आएगा। ठीक है, ये तो हो गया जैसे हमने बाय डिफ़ॉल्ट x दिया, पाइथन ने आइडेंटिफाई किया कि कैसे इसको क्या रखना है। कई बार पाइथन हमें ये फिजिबिलिटी भी देता है कि हम पाइथन को ज़बरदस्ती बोल सकते हैं कि नहीं, तुम्हें ये वैल्यू इंटीजर ट्रीट करनी है। जैसे अगर हम सिर्फ हेलो वर्ड लिखें डबल कोट्स के अंदर बिना इसके, तो भी वैल्यू सेम जाएगी, और अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो आप देखोगे दोनों ही केस में वैल्यू सेम जा रही है। प्रिंट, अब हम प्रिंट में थोड़ी सी चीज़ें और देखेंगे। प्रिंट में जैसे अभी हम क्या कर रहे थे, सीधा सीधा डिस्प्ले करा रहे थे तो वैल्यू आ रही थी। अब यहाँ जैसे हमने दो चीज़ें डिस्प्ले करवाई थी, y भी और z भी। अब हमें नहीं पता पहले y, ये वाला पार्ट y का है, ये वाला पार्ट z का है। उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग देखते हैं। अगर हम डिस्प्ले में दिखाना चाहते हैं कौन सी वैल्यू हमारे x से आ रही है, कौन सी y से आ रही है, तो उसके लिए हम इस तरीके से करते हैं कि पहले हमने प्रिंट लिखा, डबल कोट्स के अंदर हम जो लिखेंगे वो सिर्फ एज अ टेक्स्ट जाएगा। तो हमने क्या लिखा, आइडेंटिफाई करने के लिए x कोलन, या x इक्वल टू भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू। इससे आप जो भी हम x की वैल्यू पास कराएंगे, आप देखना डिस्प्ले में कैसे दिखता है। सेम वे में हम थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मेटिंग करते हैं। हम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं y की वैल्यू, तो टेक्स्ट के बाद हम चाहते हैं कि x या y की वैल्यू भी जाए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कॉमा, और जो वेरिएबल है वेरिएबल का नाम। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं, तो अब आप देखो हमारा आया x कोलन हेलो वर्ड। अब हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी है कि अच्छा ये हेलो वर्ड x से आ रहा है, ये हेलो वर्ड y से आ रहा है। या हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसके साथ हम एक्सक्लेमेशन लगा देते हैं। तब देखो समझ में आ रहा है हमारा यहाँ सिर्फ ये स्टेटमेंट देख के। तो हम प्रिंट में थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करते हैं ताकि आउटपुट को रीड करने में आसानी हो। अब जैसे एज एन एनालिस्ट, या जैसे मैं काम कर रही हूँ, मैंने प्रिंट कराया, मुझे अंडरस्टैंडिंग है, मुझे तो समझ में आ गया कि हाँ ये हेलो वर्ड x में डिफाइंड है, ये वाला हेलो वर्ड y में। तो अगर ये नहीं भी देंगे तो भी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन किसी नए बंदे को अगर ये फाइल दी जाए तो उसको नहीं समझ में आएगा कि ये कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है। इसलिए हम थोड़ा प्रिंट में फॉर्मेट का यूज़ करते हैं ताकि कोई भी देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये इस वेरिएबल से वैल्यू आ रही है, ये इस वेरिएबल से वैल्यू आ रही है। और ये हम सब के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ स्ट्रिंग के लिए यूज़ करेंगे। जैसे अगर हमने यहाँ पे सम निकाला था ना, अगर हम यहाँ प्रिंट में c के पहले डबल कोट के अंदर लिख दें सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का सम कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमने सम ऑफ टू नंबर्स लिखा, कोलन लगाया, c लिख दिया। पहले सिर्फ 7 आ रहा था, हमें नहीं पता ये 7 क्या वैल्यू है। अब क्या डिस्प्ले हो रहा है, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 7। ठीक है, थोड़ा और मॉडिफाई करना हो, लेट्स से हम यहाँ पे a और b भी इंक्लूड करना चाहें कि हमारे नंबर्स कौन से हैं, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ के बाद मैं अभी यहाँ पे ऐसे बनाती हूँ, यहाँ हम a देते हैं, कॉमा लगाते हैं, यहाँ पे हम b देते हैं, और फिर हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं, ऐसा कुछ देना चाहते हैं हम। तो हमने देखा सम ऑफ तक तो हमारा स्ट्रिंग था, हमने डबल कोट्स क्लोज कर दिया, फिर हम क्या लगाना है, कॉमा लगाएंगे, कोई भी वैल्यू इंक्लूड करनी होगी।
वैल्यू क्या इंक्लूड करनी है, ए, ठीक है। फिर हमें इस कॉमा को एज अ टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हम क्या प्रिंट कराने वाले हैं। हम कुछ ऐसा प्रिंट कराएंगे, सम ऑफ ए का मतलब है 2 एंड 3 इक्वल्स टू 5, या 2 एंड 5 है ना हमारे केस में, 2 एंड 5 इक्वल्स टू 7। हमें ये यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। तो कैसे कराएं, अगर हम सीधे 2 लिखेंगे तो अभी हमें यहाँ दिख रहा है का वैल्यू 2 है, हमें चेंज भी हो सकता है ना, 2 फिक्स नहीं करना है। तो हमने क्या लिखा, सम ऑफ, एक स्पेस दिया। अब हमें 2 का वैल्यू चाहिए, 2 है ए में, तो हमने क्या किया, कॉमा ए। अब हमें चाहिए एंड, तो ये भी टेक्स्ट है तो हमने लिखा एंड, एक स्पेस दिया क्योंकि एंड के बाद हमें स्पेस चाहिए। अब हमें क्या डिस्प्ले कराना है, 5 का वैल्यू किस में है, बी में, ठीक है। फिर कॉमा दिया, वो कॉमा नहीं सर, ये हमें डबल कोट्स में चाहिए था, इक्वल टू सी। हमने क्या लिखा, सम ऑफ, एक स्पेस दिया, कॉमा ए एंड बी इक्वल्स टू सी। इसको प्रिंट कराएंगे, क्या रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स। सम ऑफ ए, आई थिंक कोड्स में कहीं गड़बड़ करी हमने। लेट मी सी, है ना, इसको एक बार चेक। हमने कोलन मिस, वो सेमी कोलन मिस कर दिया था, यहाँ पे कॉमा मार्क मिस कर दिया था अपना, इस वजह से एरर आ गया था। अब हमने क्या लिखा, सम ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू सी। ऑल राइट, हमें ये वाला एक बार दोबारा रन करना पड़ेगा। ऐसा क्यों लिख के आ रहा है, क्योंकि हमने ए में रेंज डिफाइन कर दी थी, इस वजह से हमें यहाँ ए की जगह क्या लिख के आ रहा है, रेंज। हाँ, अब हम करेंगे तो हमें क्या लिख के आया, सम ऑफ ए एंड बी, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 5 इक्वल्स टू सी, सी का वैल्यू गया 7। यानी हमने कोई भी वैल्यू हार्ड कोड प्रिंट नहीं कराई है। हार्ड कोड प्रिंट का मतलब होता है, एक सेल इंसर्ट करते हैं। हार्ड कोड प्रिंट का मतलब होता है हमने ऐसा कुछ नहीं किया, सम ऑफ 2 एंड 5 मैनुअली टाइप नहीं किया हमने पूरा। अब देखो ये और ये वैल्यू सेम प्रिंट कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ हमने सीधे वैल्यू लिया है, यहाँ हमने वेरिएबल के थ्रू डिस्प्ले कराया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज़ समझ में आ रही ना अब आप लोग को, कि हम चाहें तो वैसे डिफ़ाइन कर दें या हम स्पेसिफिक बता के डिफ़ाइन कर सकते हैं। जब हम बता के करेंगे तो हमें क्या, इंटीजर टाइप यानी डेटा टाइप प्लस राउंड ब्रैकेट के अंदर वैल्यू देनी पड़ेगी। बट हालांकि ये रिक्वायर्ड नहीं है, पाइथन ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है कि वो किस टाइप का डेटा होने वाला है, ठीक है। अब हम पाइथन नंबर्स की बात कर रहे हैं, ये हम करके देख चुके। हमने नंबर्स डिफाइन करे, हमने उनका टाइप चेक किया, ये हम दूसरे एग्जाम्पल्स के लिए कर चुके हैं। ये फाइल भी मैं शेयर कर दूंगी, जो फाइल प्रैक्टिस कर रहे हैं वो, प्लस इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो दोनों आप लोग प्रैक्टिस करिएगा कल। ये हमने देखा, हमने डेसिमल वैल्यू, फ्लोट वैल्यू दी, टाइप प्रिंट कराया, तो क्या आया वैल्यू, फ्लोट टाइप का, ठीक है। कुछ एक्सपोनेंशियल के एग्जाम्पल्स हैं, ये भी देख लेते हैं। बेसिकली क्या करा है हमने, 3 एक्सपोनेंशियल नंबर्स डिफाइन करे हैं एक्स वाई जेड में, ठीक है। और हम इनका टाइप प्रिंट करा रहे हैं कि x का टाइप क्या है, y का टाइप क्या है और प्रिंट z का टाइप क्या है। तो आप देखोगे एक्सपोनेंशियल नंबर्स भी हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं, तो ये फ्लोट से डिफाइंड होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हमने करी, जिसमें हमारा एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, और हमें क्या करवाना है, हम इनका टाइप देखते हैं कि इनका टाइप क्या आता है। तो आप देखोगे a प्लस आई बी या जे बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ a का कुछ वैल्यू है, b का कुछ वैल्यू है, ठीक है। अभी हमने ये पूरा पूरा नंबर से लिखा है, आप चाहो तो इसको मॉडिफाई करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लेट्स से हमारा a है 2
बी है हमारा 5 जो ऊपर था, और हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू ए प्लस, अब देखो ये डायरेक्ट ऐसे नहीं ले रहा है, तो हमें इसको एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप कन्वर्जन्स। कई बार क्या होता है जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, हमारा कोई एक टाइप का डेटा होगा, हमें उसे दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट आती है। तो लेट्स से हमारा ए और बी क्या है, 2 और 5 है, ठीक है। अब हम चाहते हैं इंटीजर वैल्यू, तो हमें पता है कि ए का टाइप बी का टाइप इंटीजर है। अगर हम चाहते हैं कि ए का टाइप हम चेंज कर दें और हम उसको दूसरे वेरिएबल में सेव करा दें, तो हम क्या करेंगे, अभी क्या है इंटीजर, हमें किस में चाहिए, जिसमें चाहिए वो डेटा टाइप लिखते हैं और अपना वेरिएबल लिखते हैं कि किस वेरिएबल को हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो अब हमारा ए की वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट होकर सी में आ जाएगी, तो हम प्रिंट कराते हैं दो चीज़ें, एक सी का वैल्यू और एक हम प्रिंट कराते हैं टाइप ऑफ सी। एक चीज़ हम यहाँ पे पहले एक सी ले लेते हैं, सी इक्वल्स टू ए कर देते हैं, ठीक है। यानी ए का जो डेटा टाइप है, जो वैल्यू है वो सी में पास हो गया, और हम यहाँ पे सी डिस्प्ले करवाएं और हम सी का टाइप डिस्प्ले करवा लेते हैं। अब आप देखोगे जब हमने सी में ए का वैल्यू डाला तो वैल्यू आया 2, टाइप क्या आया, इंटीजर। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने सी को बनाया फ्लोट ऑफ ए, यानी ए डेटा टाइप को कन्वर्ट कर दिया हमने फ्लोट में। अब हम इसको डिस्प्ले कराते हैं, क्योंकि फ्लोट में डेसिमल वैल्यूज आते हैं। अब 2 के बाद कोई वैल्यू तो है नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने क्या किया, 2.0 डेटा टाइप क्या आ गया, फ्लोट, यानी हमने एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप पे कन्वर्ट करा है, ठीक है। सेम वे में हम इंटीजर को फ्लोट में कर सकते हैं, फ्लोट से वापस इंटीजर भी बना सकते हैं। लेट्स से अब हमें सी को वापस से इंटीजर बनाना है, तो हम क्या करते हैं, लेट्स से डी में वैल्यू ले लेते हैं, डी इक्वल्स टू, इंटीजर बनाना है तो टाइप इंटीजर ले लिया, किसका लेना है, सी का बनाना है, ठीक है। और हम प्रिंट कराते हैं टाइप, क्योंकि हमें पता है वैल्यू तो सेम ही रखी है हमने, तो हम सीधे टाइप ऑफ डी प्रिंट करा के देखते हैं क्या आ रहा है। पहले फ्लोट करा तो फ्लोट आया, इंटीजर बनाया तो इंटीजर टाइप आ गया। ये चीज़ समझ में आ रही है। सेम वे में हम कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अभी तक आपको प्रिंट यूज़ करना आ गया होगा, टाइप यूज़ करना आ गया, और हमने क्या देखा, कन्वर्जन्स देख लिए हमने, डिफरेंट डेटा टाइप्स देखे, कितने टाइप्स के डेटा हमारे पास अवेलेबल हैं। पाइथन में हम रैंडम नंबर्स भी जनरेट करते हैं। रैंडम नंबर मतलब एक चीज़ हो गई, जैसे हमने रेंज यूज़ किया था, जब हमने रेंज वर्ड यूज़ किया था तो हमारे पास एक सीक्वेंस में डेटा आया था। अगर हमने रेंज 12 ली थी तो 0 से 12 वैल्यू सेलेक्ट हुई थी। अगर हम रैंडमली नंबर पिक करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, जैसे हमने इवेंट की बात करी थी, हमने कहा डाइस थ्रो कर रहे हैं, तो उसमें क्या था, रैंडमली आ रहे थे वैल्यूज़ हमारे पास। तो रैंडम के लिए हमारे पास पाइथन में एक ऑप्शन होता है कि हम रैंडम नंबर जनरेट कर सकें विद इन आर रेंज, यानी हम एक रेंज देते हैं 1 से 10, इसके बीच में हमें रैंडम नंबर्स चाहिए। तो रैंडम नंबर्स यूज़ करने के लिए हमें पाइथन में एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो उसका नाम है रैंडम। इंपोर्ट करने के लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं इंपोर्ट, यानी हम पाइथन में कोई भी लाइब्रेरी अगर हमें इंपोर्ट करनी है तो हम पहले कीवर्ड लिखते हैं इंपोर्ट, फिर उस लाइब्रेरी का नाम जो हमें इंपोर्ट करानी है, ठीक है। अभी हमें रैंडम नंबर निकालना है, तो रैंडम हमें रैंडम लाइब्रेरी में मिलता है, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, रैंडम रेंज, रैंडम हमारा लाइब्रेरी हो गया। इस लाइब्रेरी में एक फंक्शन है जिसका नाम है रैंड रेंज, यानी ये रेंज में रैंडम वैल्यूज दे देगा, यानी 1 से 10 के बीच। अब इसमें 1 से 10 के बीच मतलब 1 इंक्लूसिव होता है, यानी 1 इंक्लूडेड होता है, 10 इंक्लूडेड नहीं होता है। 10 से पहले पहले वाले वैल्यूज आएंगे। तो आप देखोगे हमने रैंडमली एक नंबर उठाया, हमें नहीं पता था कौन सा नंबर है। अभी तक हम ऊपर क्या कर रहे थे, हम नंबर दे रहे थे कि हमें 2 चाहिए, हमें 5 चाहिए। अभी हमने क्या किया, हमने बोला है प्रोग्राम को रैंडमली नंबर उठा के दो,
तो हम जैसे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे, जैसे डाइस थ्रो करना है तो हम क्या दे देंगे, यहाँ रेंज दे देंगे 6, बल्कि 7 देंगे, 6 तो इंक्लूडेड है ना, और फिर हम करते हैं। तो ये हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर हम डाइस थ्रो करने का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमने क्या किया, रैंडमली उठा ली वैल्यू 1 से 6 के बीच में। आप कह सकते हो आपके डाइस का नंबर कितना आया है, 3। ये चीज़ समझ में आई, यानी लाइब्रेरी इंपोर्ट करना सीखा, प्लस हमने क्या सीखा इसमें, रैंडम नंबर जनरेट करना। ठीक है, ये समझ में कितने भी ले सकते हो आपको। ये हम बता रहे हैं कि हमें 1 से 7 के बीच कोई रैंडम नंबर चाहिए जिसमें 7 इंक्लूडेड नहीं है, यानी 6 तक के नंबर। लेट से हमें 1 से 1000 के बीच में कोई नंबर चाहिए तो हम क्या देते हैं, 1 से 1001 के बीच कोई भी रैंडम नंबर हमें जनरेट करके दो। तो ये नंबर इसने दिया 117। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखती हूँ तो 10 से बड़ा कोई नंबर नहीं आ सकता, तो यानी ये हाईएस्ट लिमिट है जितने का हमें चाहिए। जैसे हमें 250 तक का कोई नंबर चाहिए तो हम यहाँ 250 लिख देंगे, तो 1 से लेकर 249 के बीच में कोई भी नंबर पिक करके दे देगा। ये रैंडमली सेलेक्ट हो रहा है, ये पीछे बैकएंड में कुछ कोड नहीं करा हुआ कि हमें ये नंबर चाहिए। ठीक है, ये नंबर हर बार जितनी बार हम इसको रन करेंगे उतनी बार चेंज होगा। आप देखो मैं फिर से रन करती हूँ 250, फिर से रन करते हैं 91। हाँ, 250 से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 इंक्लूडेड है, रैंडमली आएगा। और जितनी बार रन कर रहे हैं आप देखो उतनी बार चेंज कर रहा है, और ये फिक्स नहीं है। इसका यूज़ हम आगे जब केसेस पढ़ेंगे ना, कि हमें जब हम मेनली मशीन लर्निंग में जब हमें रैंडमली वैल्यूज़ पिक करने होते हैं किसी सैम्पल से, हमारे पास सैम्पल है 10 लोगों का और हम चाहते हैं उन 10 लोगों का एवरेज निकालना, लेकिन हम एक बार में, हम लेट्स से हमारे पास कंडीशन ये है एक बार में हम 4 लोगों का निकाल सकते हैं, और हम चाहते हैं हम रैंडमली 3 बार 4 लोग करके बुलाएं, तो हम क्या करेंगे, रैंडम रेंज में डाल देते हैं वो चीज़। ये जैसे हमने डाइस थ्रो करने का एग्जाम्पल लिया, वो बिल्कुल सटीक है, यहाँ पे रैंडमली पिक करके देगा हमें। ठीक है, तो ये जो आप गेम्स वगैरह खेलते हो, अगर लूडो खेलते हो, लूडो में जो लूडो का डाइस आता है ना, वो ये ही फंक्शन यूज़ करके पास से का नंबर आता है। हाँ, और उसमें ऐसा नहीं होता कि लक काम कर जाएगा, अरे बस ये आ गया। तो अब आप और भी केसेस देख सकते हो कि कहाँ कहाँ इस छोटे से फंक्शन का इस्तेमाल कितनी जगह पे होता है। बहुत सारे गेम्स में होता है ये चीज़। लूडो तो एक बिल्कुल मतलब लाइक मुझे अभी ध्यान आया कि हाँ, लूडो में हम डाइस थ्रो कर रहे होते हैं। ऐसे ही आपके बहुत सारे कसिनो रिलेटेड गेम्स होते हैं जिनमें वो स्पाइरल घूम रहा होता है, आप क्लिक करते हो, वेट करते हो कि कौन सा खुल रहा है। बहुत सारी जगहों पे लकी ड्रॉ जो किया जाता है, पहले लकी ड्रॉ में क्या करते थे, चिट्स बना के सबके नाम की डाल देते थे, फिर उसमें से रैंडमली उसमें से निकालते थे, हमें दिख तो नहीं रहा होता ना हम कौन सा निकालते हैं, रैंडम ड्रॉ उसी को बोलते हैं। अब वही चीज़ प्रोग्राम्स के थ्रू होती है, तो वहाँ हम रैंडम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेट्स से हमारे पास 20 लोग ने लॉटरी डाली हुई है, 20 लोगों के नाम का हमने बना दिया, लिस्ट बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 20 तक। अब हमें ड्रॉ निकालना है कि किसके नाम की पर्ची आई है, किसको पैसा मिलने वाला है या किसको गिफ्ट मिलने वाला है। तो हम हाँ हाँ ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ लिख भी रखा है 1 से 9, यानी जो अपर लिमिट है वो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो लेट्स से हम ड्रॉ रन करते हैं, लेट्स से किसका नंबर आता है, तो जो भी लिस्ट में तीसरा नंबर होगा उसका नाम आ गया। ठीक है, ऐसे अब आप प्रैक्टिकली और केसेस सोचना घर जाते में कि और कहाँ कहाँ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिमिलर है, जैसे हमने देखा हम क्या कर रहे थे, हम कोई भी डेटा को नॉर्मल डिफाइन कर रहे थे, x इक्वल टू 1 ले रहे थे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इंटीजर ही ले रहा था। ठीक है, हम कास्टिंग का यूज़ करके, इसको कास्टिंग बोलते हैं, कास्टिंग मतलब हम पाइथन को मजबूर करेंगे कि तुम इसी टाइप का डेटा डिफाइन करो। ठीक है, हम अभी क्या कर रहे हैं, हम x लेते हैं 1, y लेते हैं 2.8 और z लेते हैं 3। हम नॉर्मल क्या ले रहे होते, विदाउट राइटिंग इंटीजर डबल कोट वो ब्रैकेट्स
के बिना हम लिखते तो ये 1 को क्या लेता, इंटीजर, 2.8 को क्या लेता, फ्लोट, 3 को डबल कोट्स के अंदर क्या लेता, स्ट्रिंग। अब हम फोर्सफुली पाइथन को बोल रहे हैं ये जो वैल्यू है 1, इसको इंटीजर लो। ये 2.8 जो फ्लोट वैल्यू है, लेकिन तुमको इसका इंटीजर वैल्यू लेना है। ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है 3, इसका जो इक्विवेलेंट कन्वर्जन आएगा इंटीजर में वो वैल्यू लेना है, ठीक है। एंड लेट्स प्रिंट इट आउट। प्रिंट करके हमें दिखेगा कि ये प्रिंट में कैसा आ रहा है। अब हम टाइप्स प्रिंट कराते हैं, टाइप ऑफ एक्स, टाइप ऑफ वाई, टाइप ऑफ जेड। अब आप फॉर्मेट देख रहे होगे, पहले मैं क्या कर रही थी, हम इंडिविजुअली प्रिंट 1 बाय 1 लिख रहे थे। अब हमने क्या किया, एक ही प्रिंट के अंदर तीनों प्रिंट कराने हैं। हमने सिर्फ कॉमा का यूज़ किया, कॉमा सेपरेटर की तरह यूज़ होता है, ठीक है। अब आप देखो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3। क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू है इसमें कोई फ़र्क दिख नहीं रहा, लेकिन आपको फ्लोट वाली वैल्यू में फ़र्क दिख रहा है। 2.8 वैल्यू थी, 2.8 वैल्यू का स्मॉलेस्ट क्लोजेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होता है, 2। क्योंकि 3 तो बड़ा हो जाएगा, इंटीजर में 2 के बाद 3 आता है, 2.8 नहीं एग्जिस्ट करता है, तो उसने 2.8 को क्या कंसिडर किया, 2। ये तो स्ट्रिंग वैल्यू थी, ये एज इट इज़ आ गई। अब हम अगर अब वो टाइप की बात करें, क्योंकि हमने इसको फोर्स किया है इंटीजर टाइप का लो, तो इसने तीनों का टाइप क्या लिया है, इंटीजर लिया है। इस हाँ जी, ये हैशटैग लाइब्रेरी के लिए है? नहीं, हैशटैग कमेंट्स के लिए है। मतलब मैं हैशटैग के आगे जो लिखूंगी वो कोड एग्जीक्यूशन के टाइम नहीं लेगा, ये हम सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं, कमेंट्स ऐड करने के लिए, ठीक है। जैसे ये है ना, कमेंट है, ये भी कमेंट है। कंप्यूटर जब एग्जीक्यूट करता है तो क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ता है। तो जो कमेंट्स में हम लिखते हैं वो पढ़ा नहीं जाता है, वो कंप्यूटर नहीं पढ़ता, हमारा जो इंटरप्रेटर है वो नहीं पढ़ेगा। वो क्या पढ़ेगा, वो सीधे x इक्वल टू इंटीजर 1, यानी 1 को मुझे एज एन इंटीजर देना है और स्टोर करना है x वेरिएबल में। इसके आगे कमेंट में है, इसको वो नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वो उसके काम का नहीं, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम क्या करवा रहे हैं। अगर हमें इंपोर्ट कराना है तो हम सीधा इंपोर्ट लिखते हैं। ये सिर्फ कमेंट्स है, मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है ताकि आपको पता रहे यहाँ पे हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करना सीख रहे हैं और रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। इस प्रोसेस को हम कास्टिंग कहते हैं, यानी हम पाइथन को फोर्स कर रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट 2.8 को फ्लोट ना ले, वो इंटीजर ले, ठीक है। ये सिर्फ इंटीजर के लिए नहीं, हम किसी के लिए भी कर सकते हैं। सिमिलर हम फ्लोट के लिए कर सकते हैं। आप देखो, फ्लोट के लिए करें और हम डिस्प्ले कर प्रिंट कराते हैं कोई भी एक वैल्यू, ठीक है। लेट्स से W का करवाते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ W, और हम प्रिंट कराते हैं एक चीज़ और। अब आप देखोगे 1x जो वैल्यू है वो सिंगल वैल्यू है, x को प्रिंट कराते हैं और W का टाइप प्रिंट कराते हैं। लाइन 1, अच्छा ओके, वो टेक्स्ट आ रहा था ना, इस वजह से नहीं दे रहा था। अब आप देखो, x में हमने इंटीजर दिया था 1, लेकिन हमने इसको फोर्स किया कि एज अ फ्लोट ट्रीट करो, तो 1.0 आ गया। टाइप क्या आया, फ्लोट, क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट बोला है कि इसको फ्लोट नंबर ट्रीट करो, ठीक है। सेम वे में हम स्ट्रिंग के लिए भी कास्टिंग कर सकते हैं। हम कोई भी वेरिएबल को बोल सकते हैं पाइथन को कि इसको एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट करना है। अब हमें पता है बाय डिफ़ॉल्ट हम स्ट्रिंग को डबल कोट्स में लेते हैं। यहाँ पे क्या एक नंबर है, डबल कोट्स डिफाइंड नहीं है, यहाँ भी नंबर है, डबल कोट्स डिफाइंड नहीं है। तो इसके लिए कैसे वर्क करेगा वो देखते हैं। हम y डिस्प्ले कराएंगे, z भी डिस्प्ले कराते हैं, जैसे हम x भी करवाते हैं डिस्प्ले, और फिर हम तीनों का प्रिंट कराते हैं टाइप, टाइप ऑफ x, टाइप ऑफ y और टाइप ऑफ z। लेट्स रन दिस। तो आप देखो 2 को भी इसने एज अ स्ट्रिंग बना दिया ऑटोमेटिक, 3.0 को भी पूरा स्ट्रिंग बना दिया।
यहाँ इसने 3.0 को 3 नहीं बनाया, 3 कब बनाता जब हम इंटीजर लेते, हमने स्ट्रिंग लिया है तो जो कुछ भी डिफाइंड है पूरा स्ट्रिंग बना दिया। क्लास की क्या टाइप क्या आया तीनों का, स्ट्रिंग। इस प्रोसेस को हम कास्टिंग कहते हैं, ठीक है। कास्टिंग का मतलब क्या है, एक डेटा टाइप से दूसरा डेटा, मतलब हम फिक्स कर दें, हम पाइथन को बोल दें कि इस डेटा टाइप को तुम्हें यही लेना है, डिफ़ॉल्ट मत लो, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे। आप लोगों को ये शीट मैं शेयर कर दूंगी, प्लस आपको कास्टिंग तक के जितने एग्जाम्पल्स हैं टाइप करके प्रैक्टिस करिएगा, 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन। टाइप करने को इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके हाथों को प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इसमें मेन चीज़ सारा गेम टाइपिंग का है। अगर आप लिखोगे जितना बार आपके मन में बैठ जाएगा कि इंटीजर डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हम हैं पेज नंबर 8 पे, पेज नंबर 8 तक आप प्रैक्टिस करके आएंगे कल, ठीक है। तो कल हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे जहाँ हम और फंक्शन समझेंगे, स्ट्रिंग। आज हमने बेसिकली पाइथन नंबर्स देखा है, नंबर्स रिलेटेड ऑपरेशंस देखे हैं, कल हम स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशंस देखेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट?